हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के सोशल साइंस के पेपर को लेकर। क्लास टेंथ के सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे से बनाते हुए चलेंगे। और यहाँ पर हम आपको बताते चले, ये जो मॉडल सेट है ये आप ज़रूर अपने कीजिए। ये इंटरनेट मॉडल पेपर है, आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करके आप इसे ज़रूर लगाइए। इसमें कम से कम आपको 40 क्वेश्चन को बना लेना है। अगर आपसे 40 क्वेश्चन 80 में से बन गया तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है। और चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करना है। चलिए तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर लिखा है, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में पढ़ेगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूड इन द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में किसे शामिल किया जा सकता है, विनिर्माण को या निर्माण कार्य को या बिजली उत्पादन को या इनमें से सभी को। तो बिल्कुल हम इनमें से सभी को शामिल कर सकते हैं। विनिर्माण भी करते हैं और देखिए निर्माण कार्य भी, कई सारा निर्माण कार्य भी होता है द्वितीय क्रियाकलाप में। तो ये सारा क्रिया मतलब जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर लगाइए। लॉजिकल क्वेश्चन है, समझ करके बनाने वाला है। जैसे देखिए, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। आजीविका यानी कि अपने जीवन जीने के लिए जो है भारत के अधिक कार्यशील जनसंख्या किसको बोलते हैं, यानी कि 15 से 59 वर्ष का आयु तक के हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कार्यशील जनसंख्या में रखते हैं। तो कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो ये आपको अधिक मतलब भारत में देखिएगा तो वो अधिक किस क्षेत्र पर है निर्भर, तो वो देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होते हैं। तो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बस लॉजिक लगाना है और बना लेना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्रटलैंड आयोग का संबंध है, तो सभी को मालूम होगा ब्रटलैंड आयोग का संबंध जो है वो सतत विकास से है। सतत विकास कहने का मतलब है कि ऐसा विकास जो अधिक समय तक चले, है ना, तो उसको सतत विकास बोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन हेतु। देखिए सभी क्वेश्चन को समझना है, अपने आप बन जाएगा। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार से तालमेल तथा सहयोग वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन हुआ। तो ये आपका हो जाएगा नीति आयोग, है ना, या सॉरी यहाँ पर नीति आयोग नहीं होगा, गलत, योजना आयोग हो जाएगा। कौन सा आयोग, योजना आयोग हो जाएगा। और योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो आपका 15 मार्च 1950 को हुआ था, है ना। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। और आगे चल के योजना आयोग का नाम ही बदल कर क्या रख दिया गया, नीति आयोग। लेकिन यहाँ पर आंसर नीति आयोग नहीं होता, योजना आयोग जो है राइट आंसर होगा, है ना। यानी कि बाद में ना आगे चल के बदलकर इसका नाम क्या कर दिया, नीति आयोग। 2014 में योजना आयोग को भंग हो जाता है, 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया। और 2015 में योजना आयोग का नाम क्या रख दिया गया, तो नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। इसके अध्यक्ष जो होते हैं योजना आयोग के, वो प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये सारा चीज़ें आपको भी याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है, ग्रामीण जनता में या नगरीय जनता में या किसान में या सभी में। तो इनमें से सभी में देखिएगा, तो यानी कि उपभोक्ता कहने का मतलब क्या है, तो उपभोक्ता कहने का मतलब यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए क्या, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर ऑफ विच द फ्लोइंग इंक्रीजेड। तो यानी कि उपभोक्ता में व्यय क्षमता, व्यय मतलब खर्च में वृद्धि, यानी कि ग्रामीण जनता, नगरीय जनता, किसान, सभी, तो सभी में वृद्धि हुआ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो देखिए चीनी भी जो है गन्ना पर मतलब आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग ये भी आपका कृषि पर आधारित है। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, तो ये सभी जो है सही ऑप्शन दिया है। तो हम क्या लगा देंगे, इनमें से सभी ऑप्शन को टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोकेन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं।
तो उपभोग व्यय को या विनियोग व्यय को या दोनों को, तो दोनों को हम शामिल करते हैं, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य ये भी शामिल होता है, उत्पादित अंतिम सेवाओं का मूल्य भी शामिल है, कच्चे माल की कीमत। तो देखिए राष्ट्रीय यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या शामिल नहीं है? मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास को शामिल नहीं किया जाता है, यानी मूल्य ह्रास यानी कि अगर उसमें कोई किसी भी प्रकार का क्या हो जाए, कच्चे माल की कीमत, तो ये भी इसमें आ जाएगा, यानी कि सभी ऑप्शन सही होगा। मूल्य ह्रास को खाली नहीं शामिल होता है, तो मूल्य ह्रास तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? वाणिज्यिक बैंक कौन नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक आपका आरबीआई नहीं है, बाकी सभी ये बैंक जो है ये सभी बैंक वाणिज्यिक बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? 1914 में या 1904 में या 1919 में या 1948 में? तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1919, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कई सारा नया क्वेश्चन मिले तो आपको डरना नहीं है, बल्कि उसे करना है। कई सारा बहुत सारा PYQ है। जैसे देखिए गरीबी कुचक्र की धारणा किसने दिया? ये बहुत बार पूछा गया है, रैगनर नक्स ने दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? तो संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज क्या हो जाएगा? श्रम हो जाएगा, यानी कि काम, है ना। चलिए यानी कि लेबर जो हो जाता है वो। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है? तो वो जिला स्तर पर कार्य करती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि भारतीय विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है, यानी कि भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1995, ऑप्शन नंबर सी। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना भी कब हुआ? 1995 में हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है आपका हेडक्वार्टर वो आपका है जिनेवा में, ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो ये जो भी एक्स्ट्रा हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो आप ज़रूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? ये आपका राइट आंसर 30 दिन हो जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, एग्जाम के लिए, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किससे है? आप लोग ज़रूर पढ़िए होइएगा, यानी कि जब इटली का एकीकरण आप पढ़े होइएगा उसमें आप इसे मेजनी के बारे में पढ़े होइएगा, है ना, कि किस प्रकार से मेजनी ने जो है इटली का एकीकरण में योगदान दिया था। तो देखिए कार्बोनरी हो जाएगा आपका। यंग इटली की स्थापना इन्होंने किया था। यंग इटली की स्थापना कब हुई थी बताइए? 1831 में। 1834 में यंग यूरोप की स्थापना हुई थी और इन्होंने कार्बोनरी की सदस्यता को भी ग्रहण किया, यानी इनमें से सभी ऑप्शन क्या है आपका सही है। ऑल ऑफ एबव हो जाएगा आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, कौल्सवाद आदेश किसने जारी किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटरनिक ने जारी किया था। और मेटरनिक ही क्या है? ऑस्ट्रिया के चांसलर है। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? तो मेटरनिक। आप जरूर याद रख लीजिएगा ये क्वेश्चन भी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। रूस हो जाएगा आपका, सोवियत संघ रूस में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी? तो रूस में मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी बताइए? केरेंस्की के नेतृत्व में बनी थी। और लेकिन देखिएगा इसके बाद हो जाता है रूस में कौन सा क्रांति? बोल्शेविक क्रांति, है ना। बोल्शेविक क्रांति आपको याद होगा कि बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुआ था, नवंबर 1917 में। और जब बोल्शेविक क्रांति होते उस दल के नेता कौन होते हैं? लेनिन, है ना। तो ये सारा बात आप याद रखिएगा, तब आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी आसानी से बनेगा। चेका क्या था? मैं बताया था कि चेका जो है आपका ये गुप्त पुलिस संगठन था, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन थे? तो सेंट साइमन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए प्रथम यूटोपियन समाजवादी जो बोला गया है आदर्श समाजवाद को जो मानना रॉबर्ट ओवेन को भी बोला जाता है ना। तो आप देख लीजिएगा इसमें दोनों हो सकता है,
यहाँ पर आंसर। बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? फ्रांस का। और बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो आप ये भी याद रखिएगा, बाओदाई की सरकार जो है वियतनाम में, दक्षिण वियतनाम में था, है ना। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पर इनको जो है फ्रांस का समर्थन बाओदाई को प्राप्त था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जेनेवा समझौता का क्रियान्वयन देखभाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो यहाँ पर देखिएगा कौन नहीं था, भारत नहीं था, या चीन, या कनाडा, या पोलैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर चीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस, ये तो बहुत आसान है, अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन में। ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके होइएगा। चलिए बहुत ज़्यादा बार पूछ चुका है क्वेश्चन। तिनकठिया व्यवस्था, ये भी आप बहुत बार पढ़े होइएगा। तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करने, देखिए तिनकठिया व्यवस्था यानी कि 1917 में ही इसको समाप्त किया गया, है ना। ये गांधी जी द्वारा पहला सफल मतलब यह मतलब रहा सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह जो है सफल रहा। और देखिए यानी कि इसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? चंपारण सत्याग्रह, है ना। तो चंपारण एग्रोरियन यानी कि इसको मतलब जो मतलब सिफारिश किसने किया था, यानी कि तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश, तो उसका द चंपारण एग्रियन कमेटी, यानी कि द चंपारण एग्रियन कमेटी, ये समिति जो है इसको सिफारिश किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो आपको याद होगा हंटर समिति। यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब शुरुआत में देखिएगा, जब रॉलेट एक्ट कानून होता है जिसको काला कानून बोला जाता है, तो उसके विरोध के लिए एक जलियांवाला बाग में क्या होता है, जलियांवाला बाग में लोगों जो है प्रदर्शन, यहाँ पर मतलब जो है भीड़ उमड़ पड़ती है और बैसाख का मतलब मेला भी रहता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा उस समय एक जनरल डायर, है ना, अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था जनरल डायर, है ना। देखिए यह डेट था 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, जिस दिन जनरल डायर के कहने से क्या है कि इसमें बहुत मतलब गोलियां चलाई गई और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए, है ना। तो आप इसे याद रखिएगा। और जब इसकी जांच ये हो गया, ये घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटी, इसके बाद देखिएगा तो गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था अंग्रेजों को। और वहीं पर देखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइट की उपाधि को त्याग कर दिया था, है ना। और यहाँ पर बात करें तो इस समिति की यानी कि इस चीज़ को जांच के लिए, इस घटना की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। तो यही बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत आसान है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। और हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये आपका लिखा गया था 1909 ईस्वी में। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। 1920 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ किया था? तो ताशकंद में किया था। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? तो आपको याद रखना है कि वामपंथी शब्द का प्रयोग जो है 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में हुई थी। कब? तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति, याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789। ये डेट बहुत एग्जाम में आता है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये भी आपको बहुत आता है एग्जाम में, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पराजित तुर्कों के साथ कौन सी संधि हुई? तो सेब्रस की संधि हुई थी। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये आप जरूर याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। तो 1931 में के गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। और पूछेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो आपका BR अम्बेडकर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन भारत में नहीं बल्कि लंदन में हुआ था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 1968 ईस्वी में हुआ था। इसे 1966 इसका राइट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन अकॉर्डिंग हम लोग 1968 को ही टिक करेंगे। अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने किया था?
तो अलेक्जेंड्रिया, ये सिकंदर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के किस नाम से जाना जाता है? तो इसको विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 ईस्वी में हुई थी। तो ये बात भी आप जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी में। आप ये भी याद रख लीजिएगा, जर्मनी में क्या हुआ? जर्मनी में, यहाँ पर याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना होगा। हाँ, ये देखिएगा गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने लागू किया था, यानी कि जो यहाँ पर देखिएगा जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, उसके लिए पूर्व लाइसेंस लेना जरूरी है। तो ये किसने? गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने किया था, है ना। तो ये आप जरूर याद रखिएगा जॉन एडम्स के बारे में। किसके बारे में? 1823 में यह नियम जो है लागू किया गया था। कब? 1823 में। तो ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए अगला, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो इंडिपेंडेंस, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से। चलिए, प्रोटेस्टो धर्म में सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रोटेस्टो धर्म में सुधार का श्रेय जो है किसको दिया जाता है? मार्टिन लूथर को दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है अन्नामलाई। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में किसमें जीवाश्म होते हैं? कोयला में होते हैं। तो आपका राइट आंसर कोयला हो जाएगा। तांबा खनन कौन सा स्थान से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा खेतरी। तांबा जो है खनन ये खेतरी से संबंधित होता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? ये आपका हो जाएगा ये दामोदर घाटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल के उदाहरण है? गन्ना भी नकदी फसल है, यानी कि तुरंत पैसा मिलेगा। रबर, मूंगफली, ये सभी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू किया गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था पहला चीनी मिल, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में लगाया गया था, देवरिया जिला में। कौन जिला में? देवरिया। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में पहली चीनी मिल मढ़ौरा में स्थापित किया गया। कहाँ? मढ़ौरा में। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, यानी कि ये सभी सही ऑप्शन है। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित यानी कि मानव के द्वारा जो आपदा होता है वो मानव जनित आपदा है। जैसे देखिए बाढ़ जो है मानव नहीं, बाढ़ जो है मानव के द्वारा नहीं शुरू होता है। सुनामी मानव के द्वारा नहीं आती है। भूस्खलन मानव के द्वारा नहीं आती है। लेकिन सांप्रदायिक दंगा किनके द्वारा होता है? मानव के द्वारा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए? तो आयताकार होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र आप पढ़े होइएगा, कांडला बंदरगाह भी पढ़े होइएगा। ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1854 ईस्वी में, याद रखिएगा। और 1853 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा आप, 1853 ईस्वी में ही क्या है? भारत में पहली बार रेल चला था। और 53 के बाद 54 में डाक विभाग, 53 के बाद 54 में डाक विभाग, याद रखिएगा। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई है आपका 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर। तो यहाँ पर नहीं दिया है तो 2500 किलोमीटर सही हो जाएगा। इसमें आपका NH1 भी शामिल है और NH2 भी शामिल है ग्रैंड ट्रंक रोड में। आपको मालूम होगा NH2 जो है वो कोलकाता से कहा जाता है दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली, ये भी आप याद रखिएगा। और NH1 जो है ये आपका दिल्ली से कहा जाता है, तो दिल्ली से जाता आपका अमृतसर। कहाँ जाता है? अमृतसर। तो NH1 NH2 ये सभी आप याद रखिएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड क्या बोलते हैं कि आपको सड़क के बारे में जैसे देखिएगा कि नागपुर योजना भी याद रखना पड़ेगा, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये सारा आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
देखिए भारत में बिजली उत्पादन निम्नलिखित में किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो भारत में बिजली उत्पादन में देखिएगा तो सबसे सर्वाधिक है ताप विद्युत में, ताप विद्युत, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुराने जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो पुराना जलोढ़ को क्या बोलेंगे? बांगर। और नया जलोढ़ को क्या बोलते हैं? खादर। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप इसे याद रखिएगा। भारत में पहला ये था घाटशिला, झारखंड में, घाटशिला झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। काजू की खेती के लिए कौन सा लैटेराइट मिट्टी, काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है लैटेराइट। चलिए प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो सिंदरी क्षेत्र है वो आपका झारखंड में स्थित है, झारखंड के घनाबाद जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भद्रावती इस्पात कारखाने में लॉस कहाँ से आता है? तो बाबा बुधन की पहाड़ी, बाबा बुधन की पहाड़ी हो जाएगा। इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? तो इनमें से सभी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है? तो केरल राज्य में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति किसका है? तो मैदान का है। तो मैदान आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। कांवड़ झील कहाँ स्थित है? ये तो बहुत आसान है। कांवड़ झील आपके बेगूसराय में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में मैंग्रोव्स कहाँ पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बहुत आसान है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? मैं बार बार बताता हूँ, ये उद्योग का जननी लॉस को बुलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आप जरूर पढ़े होइएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप इसको ध्यान दें। अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो आप याद रखिएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाएगा आपका? चेन्नई। और पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। और पश्चिम रेलवे का यहाँ पर के लिख देते हैं, कोलकाता हो जाएगा। और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। उत्तर मध्य पूछेगा तो आपको याद रखना है इलाहाबाद। क्या याद रखिएगा? इलाहाबाद। और यहाँ पर पूछ दे अगर आपसे कि जैसे देखिए यहाँ पर है क्या? पूरब मध्य। तो पूरब मध्य हाजीपुर। क्या हो जाएगा? हाजीपुर। इसके बाद इस प्रकार से डायग्राम बना करके याद कीजिएगा ना, तो आपको काफ़ी आसान होगा याद करने में। जैसे देखिए यहाँ पर उत्तर दक्षिण मध्य का क्या होगा? सिकंदराबाद हो जाएगा, सिकंदराबाद। तो ये सारा आप याद रखिएगा। जैसे देखिए ये पूरा पश्चिम मध्य है जबलपुर। क्या है? जबलपुर। अब उत्तर पूरब भी पूछा जाता है एग्जाम में। उत्तर पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय है CST, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। और उत्तर पूरब का मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो आपको बोलना है गोरखपुर। क्या बोलना है? गोरखपुर। तो ये सारा आप याद रखते हैं तो आपको काफ़ी आसान होगा ये सब पढ़ने में। और जैसे पूछ दे उत्तर और यहाँ पर देखिए पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर जयपुर में हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप याद रखते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है आपको याद करना। मैं यहाँ पर जितना भी 16 रेलवे मुख्यालय है मैं 16 में 16 को याद करवाता हूँ बच्चों से, सभी याद रहेगा। तो अब 16 में 16 अगर आप याद कीजिएगा तो एक क्वेश्चन 100% है कि वो पूछेगा ही पूछेगा और आपसे बनेगा भी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो यहाँ पर रोहतास जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। पंचायत समिति का कार्यकाल, देखिए पंचायती जितना भी व्यवस्था है ना उस सभी का कार्यकाल 5 वर्षीय है। और अगर पंचायत, देखिए पंचायती व्यवस्था की बात करें तो जितना भी इसमें जो पंचायत से जुड़े वर्ग के मतलब जितना भी आएंगे उनके लिए यानी कि एज लिमिट क्या है, क्या मतलब एज लिमिट होना चाहिए, है ना। यानी कि पंचायती व्यवस्था में उन्हें 21 वर्ष होना क्या है? जरूरी होता है एज लिमिट। चलिए नगर निकाय संबंधित है तो देखिए नगर निकाय 74वां संविधान संशोधन से और पंचायत पूछे तो 73वां संविधान संशोधन से। ये आप जरूरी है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार को भी है, केंद्र सरकार को है, दोनों को है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? देखिए सभी के लिए हो जाएगा। महिला, बिहार में देखिएगा महिला के लिए तो 50% आरक्षित किया है और भारत में देखिएगा 33% है। तो ये भी बात याद रखिएगा, बिहार में 50% है। इनमें से सभी ऑप्शन सही है।
निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित राज्य है? तो एक ही है जम्मू कश्मीर, बाकी देखिए केरल राज्य है, तेलंगाना राज्य है, मणिपुर राज्य है, ये सब राज्य था। चलिए, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये प्रमुख होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होगा? तो 50,000 जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होगा। चलिए, नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर है ना, नगर आयुक्त हो जाता है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का प्राण किसको बोला गया है? राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। चलिए, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, उसी को बोलते हैं। बम्बई राज्य का विभाजन से क्या क्या बना था? देखिए, गुजरात बना था, महाराष्ट्र बना था, ये दोनों राज्य। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। 80 में अगर आपसे 40 क्वेश्चन बना है, इसका मतलब आपकी तैयारी फिर भी अच्छी है। और भी मेहनत कीजिए, और ताकि कम से कम 80 में आपसे 50-60 क्वेश्चन बने, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत आसानी से 40 क्वेश्चन को कर पाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों में शेयर करें। अच्छा लगा तो आप अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो जो है आपको हमेशा मिले और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाए। मैं यहाँ पर 5 सेट लाने वाला हूँ। अगर आप 5 सेट सोशल साइंस का कर लेते हो तो 100% है कि आपका एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन लड़ेगा, कहीं और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।